अरेबियन पेनिनसुला में 11,000 स्क्वायर किलोमीटर का मुल्क जो सिर्फ एक इंडियन स्टेट नागालैंड जितना है, आज दुनिया की वन ऑफ द रिचेस्ट इकोनॉमीज में से एक है। इसकी जीडीपी पर कैपिटा करीब $82,000 है, जो कि इससे 200 गुना बड़े मुल्क सऊदी अरेबिया की जीडीपी पर कैपिटा से भी दुगनी है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इसने जापान, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जैसी बड़ी इकोनॉमीज को भी पीछे छोड़ा है। बात हो रही है कतार की। कतार ने ऐसा क्या किया, कैसे यहाँ पहुंचा, कतार की हिस्ट्री और 2022 का फीफा वर्ल्ड कप, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। Last year, Qatar's exports to the EU amounted to almost 7 billion euros. Qatar's 900 trillion cubic feet natural gas reserves. The country holds a quarter of British carrier. Qatar is estimated to have spent $220 billion. It's by far the most expensive World Cup ever. First global football tournament to be held in the Middle East. कहानी शुरू होती है 20th सेंचुरी में, जब कतार द ग्रेट ब्रिटेन का प्रोटेक्टोरेट था। प्रोटेक्टोरेट यानी ब्रिटेन कतार को प्रोटेक्ट करता था और बदले में कतार ने अपना कुछ कंट्रोल ब्रिटेन को सौंपा हुआ था। 1916 में कतार के लीडर शेख अब्दुल्ला और ब्रिटेन के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसका नाम था एंग्लो कतारी ट्रीटी। इस ट्रीटी के मुताबिक कतार ब्रिटेन का हिस्सा रहेगा और इनकी मर्जी के खिलाफ ये बाकी कंट्री से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं बनाएगा और बदले में ब्रिटेन कतार को कोस्टल सिक्योरिटी देगा। अब क्योंकि कतार एक गरीब मुल्क था और इसके पास इतना बजट नहीं था जिसे वो अपनी सिक्योरिटी पर खर्च करता, तो मजबूरन इसे ब्रिटेन से ये सिक्योरिटी लेनी पड़ी। करीब 20 साल बाद 1935 में शेख अब्दुल्ला ने ये ट्रीटी रिन्यू की और इस दफा ब्रिटेन इन्हें कोस्टल सिक्योरिटी के साथ साथ लैंड सिक्योरिटी देने पर भी तैयार हो गया। इसके बाद 1940 वो साल था जब कतार के दिन बदलना शुरू हुए। ट्रीटी रिन्यू होने के कुछ ही दिन बाद मई 17, 1935 को कतार ने एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी के साथ अपना पहला ऑयल कंसेशन एग्रीमेंट किया। ठीक 3 साल बाद 1938 में यहाँ ऑयल के लिए ड्रिलिंग शुरू हुई और आखिर जनवरी 1940 में कतार के वेस्ट कोस्ट में मौजूद दुखान नाम के शहर में सबसे पहली ऑयल फील्ड डिस्कवर की गई। 1960 तक ऑयल की तलाश और इसकी ड्रिलिंग का काम बहुत तेजी से चल रहा था और अब कतार के हालात आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जा रहे थे, लेकिन अभी भी कोई बहुत ज्यादा तब्दीली नहीं आई थी इसकी इकोनॉमी में। फिर 1970 में रॉयल डच शेल ने कतर के समंदर में नेचुरल गैस का सबसे बड़ा रिसोर्स यानी नॉर्थ फील्ड डिस्कवर किया। सही सुना आपने, रॉयल डच शेल। यही वो कंपनी है जिससे हम नॉर्मली अपनी गाड़ियों में पेट्रोल रिफिलिंग करवाते हैं। साल 2005 में इसके शेयर स्ट्रक्चर को सिंपल बनाने के लिए इसके नाम से पहले रॉयल डच को खत्म करके इसे शेल पीएलसी का नाम दिया गया। खैर उस जमाने में गैस कुछ ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं थी क्योंकि गैस को सिर्फ पाइपलाइन के जरिए ही किसी दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता था और कतार गैस इस्तेमाल करने वाले मुल्कों से इतना दूर था कि वहां तक पाइपलाइन पहुंचाने में इसके अच्छे खासे पैसे खर्च होते। इसी वजह से रॉयल डच शेल ने नॉर्थ फील्ड में अपना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया और चुपचाप से कतार में अपना ऑपरेशन वाइंड अप कर दिया। दूसरी तरफ कतार अब ऑयल एक्सपोर्ट से इतना कमा चुका था कि ये अपनी सिक्योरिटी खुद अफोर्ड कर सकता था। इसीलिए इसने ब्रिटेन के साथ अपनी ट्रीटी को टर्मिनेट किया और 3 सितंबर 1971 को कतार ने अपनी आज़ादी का ऐलान किया। आज़ाद होने के 25 साल बाद भी कतार की इकोनॉमी में कोई खास बूम देखने को नहीं मिला और फिर आया 1996 जब क्राउन प्रिंस हमाद बिन खलीफा अल सानी ने बगावत करके कू लगाया और अपने ही बाप की हुकूमत गिरा दी और कतार के अमीर बन गए। नए अमीर ने बस एक ही मकसद पर काम किया और वो था गैस। हमाद बिन खलीफा ने लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी गैस लिक्विफिकेशन जैसी रेयर टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया। गैस लिक्विफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैस को -161 डिग्रीज पर ठंडा किया जाता है जिससे गैस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अब कतार ने इसमें इन्वेस्ट किया ताकि इस गैस को लिक्विड में बदलकर ऑयल की तरह शिप्स पर दूसरे मुल्कों में पहुंचाया जा सके। हमाद बिन खलीफा ने जब LNG प्लांट बनाया तो इनिशियली इस प्लांट में 3 ट्रेन्स रखी गई। हमारी आम ट्रांसपोर्टेशन जैसी ट्रेन्स नहीं, बल्कि ये एक तरह का यूनिट होता है जिसमें कंप्रेशन एरियाज हैं जिनमें प्रोपेन, मीथेन और इथेन को कंडेंस करके गैस को लिक्विड में बदला जाता है। इस एक ट्रेन के इस्तेमाल से कतार 3.3 मिलियन टन LNG पर ईयर बनाता था, यानी कि 3 ट्रेन्स करीब 10 मिलियन टन LNG प्रोड्यूस करती थी। मगर कतार सिर्फ 3 ट्रेन्स पर नहीं रुका, बल्कि ये लिक्विफिकेशन के प्रोसेस को और एक्सपेंड करता चला गया और इसने कतार गैस
गैस 1, कतार गैस 2, कतार गैस 3, 4 और RL1, RL2, RL3 के नाम से 7 ज्वाइंट वेंचर्स बनाए। कतार गैस कंपनी 2010 में 77 मिलियन मेट्रिक टन पर ईयर LNG प्रोड्यूस कर रही थी और अब तक ये दुनिया की सबसे बड़ी लिक्विफाइड नेचुरल गैस कंपनी बन चुकी थी। हाल ही में अकॉर्डिंग टू ब्रांड फाइनेंस 2023 में कतार गैस दुनिया की फास्टेस्ट ऑयल ग्रोइंग कंपनी है। एक एस्टीमेट के मुताबिक साल 2021 में कतार ने $29.6 बिलियन की लिक्विफाइड नेचुरल गैस एक्सपोर्ट की। सबसे ज्यादा गैस इंपोर्ट करने वाली कंट्रीज में साउथ कोरिया, चाइना, इंडिया, जापान और पाकिस्तान शामिल हैं। रिसेंटली रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया की तरफ से गैस पाइपलाइन की ब्लॉकेज के बाद अब यूरोपियन कंट्रीज में भी आहिस्ता आहिस्ता कतार गैस की डिमांड बढ़ रही है। टॉपिक पर वापस आए तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स कतार में आ रहे थे, लेकिन कतार के दिन बदलने की इक्वेशन में ये सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज तो काफी कंट्रीज के पास होते हैं, उन्हें एक्सप्लॉइट भी बहुत सी कंट्रीज कर लेती हैं, लेकिन असल मसला आता है उन रिसोर्सेज से आने वाले पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करने का। वरना वेनेजुएला का अंजाम आप सबके सामने है कि कैसे 25th लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स होने के बावजूद ये प्रोस्पेरिटी इंडेक्स में 145th आउट ऑफ 167 कंट्रीज पर रैंक करता है। वेनेजुएला की हिस्ट्री एक डिटेल टॉपिक है जो इस वीडियो में कवर नहीं हो सकता। इस पर आने वाले कुछ वक्त में चैनल पर अलग से एक वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। खैर, ये वो पॉइंट था जहां कतार बाकी कंट्री से आगे निकला। इसने साल 2005 में कतार इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के नाम से एक कंपनी बनाई, जिसका मकसद था ऑयल और गैस के डिपेंडेंसी को खत्म करना और इनसे आने वाले रेवेन्यू को पूरी दुनिया में इन्वेस्ट करना। इसीलिए आज दुनिया की हर बड़ी कंपनी में आपको कतार की इन्वेस्टमेंट नजर आएगी, जैसे बार्कलेज, वोक्सवैगन ग्रुप, पोर्शे, डिज्नी, शेल और रशिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी रोजनेट जैसी मल्टी मिलियनियर कंपनीज में कतार की भारी इन्वेस्टमेंट्स हैं और ये अब तक वर्ल्ड वाइड करीब $450 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर चुका है। इसके अलावा कतार बिलियंस ऑफ डॉलर्स रिसर्च सेंटर्स, रोड्स, मॉल्स और एयरपोर्ट्स पर इन्वेस्ट कर चुका है। रिसेंटली 2022 का फीफा वर्ल्ड कप भी कतार ने ही होस्ट किया है और इंटरेस्टिंगली कतार फर्स्ट ईस्टर्न इकोनॉमी है जिसने एक फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट किया। इसी की वजह से कतार की इकोनॉमी, टूरिज्म सेक्टर और रिटेल इंडस्ट्री में बहुत बूम देखने को मिला और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स इवेंट में 2023 में होने वाला फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स, एक्सपो 2023 और एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन का एशिया कप भी कतार ही होस्ट करेगा। अकॉर्डिंग टू अल जजीरा, कतार ने इस फीफा वर्ल्ड कप से करीब $7.5 बिलियन बनाए। यहाँ कतार की इन सारी इन्वेस्टमेंट्स का मकसद था ऑयल और गैस एक्सपोर्ट से पैसे बनाकर अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट करना, जिसमें ये कामयाब रहा, क्योंकि इससे पहले कतार सिर्फ अपने नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट था और आने वाले कुछ सालों में क्लाइमेट चेंज को देखते हुए बहुत से मुल्क रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट कर जाएंगे। इनफैक्ट आइसलैंड पहले ही 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट कर चुका है। स्कॉटलैंड साल 2011 में 37% रिन्यूएबल एनर्जी पर काम कर रहा था और 2020 तक ये 37 से बढ़कर 97% तक पहुंच चुका है। इसी तरह जर्मनी साल 2035 तक 100% और चाइना जो लीडिंग कार्बन एमिटर है वो भी साल 2025 तक 75% रिन्यूएबल सोर्सेज पर शिफ्ट कर लेगा। सिर्फ ये 4 मुल्क ही नहीं बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स, नॉर्वे, इंडिया, जापान और न्यूजीलैंड जैसी दुनिया में मौजूद बाकी कंट्रीज भी इस पर काम कर रही हैं और आने वाले कुछ सालों में ये सब रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट हो जाएंगे और उस वक्त कतार के इन नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड कम होते होते ना होने के बराबर रह जाएगी और तब इसे बाकी मुल्कों के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, क्योंकि ये अपने बाकी के सोर्सेज से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहा होगा। अब यहाँ पर बाकी डेवलपिंग कंट्रीज को जो चीज़ सीखने को मिलती है कि ये सब भी कतार की तरह चंद रिसोर्सेज पर डिपेंड करने के बजाय रेवेन्यू को मुख्तलिफ जगहों पर इन्वेस्ट करें ताकि रिस्क ऑफ लॉस को जितना हो सके कम किया जाए। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड।